Hello friends, welcome to IFS. Myself Himanshu, your geography faculty. So let's resume our series which we call as Bhumi Bodh series. In this series we cover the important topics which are covered in various competitive examination जो पूछे गए हैं, जो अभी पैटर्न जो इवॉल्व होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में जानते हैं. प्लस we talk about such topics which are probable in upcoming examination. जो अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस होती हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चोक पॉइंट्स. अब ये चोक पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली ये ऐसे ट्रेड रूट्स होते हैं जो कि बड़े ही एक नैरो स्ट्रेच ऑफ जो स्ट्रेट्स बोलते हैं, गल्फ के अंदर से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है उन्हें चोक पॉइंट कहा. चोक का मतलब होता है जैसे हमारा कोई गला दबा दे तो हमारे क्या सांस रुक जाती है, मानते हो? तब अब इस तरह की मतलब वो गल्फ दो वाटर बॉडीज के बीच में एक तरह से चोक पॉइंट होती है. अगर उसको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो जैसे हम लोग सफोकेट हो जाएंगे वैसे ही ट्रेड सफोकेट हो जाएगा. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए चोक पॉइंट्स की डेफिनेशन के साथ. चोक पॉइंट्स आर स्ट्रेटेजिक नैरो पैसेज दैट कनेक्ट्स टू एरियाज टू लार्जर एरियाज टू वन अदर. अब जैसे आप ये मेरे सामने, मेरे पीछे जो आपके सामने ये है, ये गल्फ ऑफ एडन, ओके, और ये है रेड सी पीछे की तरफ. रेड सी और गल्फ ऑफ एडन बेसिकली इंडिया अरेबियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम कौन कर रही है? बाब अल मंडप. तो ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है चोक पॉइंट्स. समझ में आया? अगर इसको रोक देंगे तो अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन में से जो रेड सी में जाने वाले जो लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे. ऑलराइट, तो ये अपना. When it comes to maritime trade, these are typically straits और canals, जैसे सुएज कैनल, पनामा कैनल, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी. यहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि इनकी लोकेशन ही इस तरह से होती है. ये देखिए ना लोकेशन किस तरह से. जो कंट्री इसको रूल करेगा बेसिकली दैट विल बी द किंग. ऑलराइट, चलिए फिर है. अब इनकी इंपॉर्टेंस भी है कि ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बावजूद भी इनके रिस्क बहुत है स्टूडेंट्स. क्या रिस्क है? जैसे पहला रिस्क दे रखा है स्ट्रक्चरल रिस्क. कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही नैरो स्ट्रेच ऑफ एक एरिया होता है. जैसे कि अभी सुएज कैनल में एक ब्लॉकेज हुआ था, अभी तो नहीं, बहुत सालों की बात हो गई. ताइवान का एक कंटेनर था, वो सुएज कैनल में चला गया और वो क्या हुआ, वहां से रिवर्स हो गया, सीधा जा रहा था, ब्लॉकेज हो गया. उस ब्लॉकेज होने के कारण सुएज कैनल के अंदर थोड़ा डैमेज भी हुआ, प्लस जो दूसरी शिप्स आ रही थी उनका भी जो रूट है वो डिस्टर्ब हो गया. तो बेसिकली उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ इजिप्ट को भी, क्योंकि सुएज कैनल इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट. इजिप्ट के द्वारा बनाई गई थी. ओके, दूसरा है जियोपॉलिटिकल रिस्क. ट्रैफिक होने के कारण जब पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है कंट्रीज के बीच में, जैसे मान लो इजिप्ट से किसी ने मान लो कोई दुश्मनी कर ली या फिर कुछ भी पॉलिटिकल, एक उस मिडल ईस्ट में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर इजिप्ट ने सुएज कैनल को ब्लॉक कर दिया कि नाउ वी वोंट अलाउ एनीथिंग टू गो पास थ्रू इट, तब क्या दिक्कत हो जाएगी, मानते हो? तो इस तरह से पहला रिस्क तो होता है स्ट्रक्चरल रिस्क और दूसरा होता है जियोपॉलिटिकल रिस्क. इसके अंदर चोक पॉइंट्स के अंदर. ठीक है, यहां तक समझ में आया व्हाट आर चोक पॉइंट्स? ये है अपने वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट मेरीटाइम चोक पॉइंट्स. जैसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा इसमें. ये देखिए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सुएज कैनल, तुर्किश स्ट्रेट, बब अल मंडप, मैंने आपको दिखाया फर्स्ट जो स्लाइड थी अपनी उसमें. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, 30% ऑयल जो ट्रेड होता है वर्ल्ड का वो, ठीक है, इसके थ्रू जाता है. किसके थ्रू जाता है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के थ्रू जाता है. ये पर्शियन गल्फ है, यहां पर कंट्रीज है बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, ओके, सारे के सारे कंट्रीज है, कतर वगैरह. तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट है, ये जो आपको दिख रही है पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर है अपनी स्ट्रेट इंपॉर्टेंट केप ऑफ गुड होप. सपोज कीजिए यहां से हम लोग, जैसे पहले इंडिया का क्या सुएज कैनल नहीं था ना स्टूडेंट्स,
आपको दिख रही है, वो जब सुएज कैनाल नहीं थी ना, तब इंडिया कैसे ट्रेड करता था? इंडिया अपनी शिप्स को इस तरह से पूरा अफ्रीका उसको घूम के जाना पड़ता था। हमें वेस्ट मतलब यूरोपियन कंट्रीज में जाने के लिए हमें पूरी तरह से घूमना पड़ता था। अब क्या है, अब जब से सुएज कैनाल आई तो इंडिया सीधा बब अल मंडब और सुएज कैनाल के होते हुए और इधर यूरोपियन नेशंस में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ जुड़ गया है। आई बात समझ में? तो कितना सारा तो टाइम बचता है हमारा और कितना ज्यादा पैसा बचता है। तो पहले जो चोक पॉइंट था अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बिकॉज अब ये सुएज कैनाल चोक पॉइंट बन चुका है। केप ऑफ गुड होप है वो अपने जो साउथ अफ्रीका के अंदर है ये। फिर बाद में और आती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अपने जो साउथ एशिया रीजन के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। 25% गुड्स और जो ऑयल होता है वो इस स्ट्रेट के थ्रू जाता है, सिंगापुर मलेशिया के बीच में है, ठीक है। और चाइना जो अपने इंडियन ओशन में एंट्री चाहता है वो भी ये है। तो इसलिए वी नीड टू बी फ्रेंड्स विद सिंगापुर एंड मलेशिया टू काउंटर चाइना एट दिस पॉइंट ऑन। ऑलराइट, उसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड है अपनी इंपॉर्टेंट है पनामा कैनल। क्या है? पनामा कैनल। ये कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क तो नहीं है इसमें, बट जैसे कि मिडल ईस्ट में जो पर्शियन गल्फ वाली जो सुएज कैनल है वो बड़ी ही जियोपॉलिटिकल है, मतलब वहां पर मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वो, इजिप्ट वगैरह, तो वहां पर प्रॉब्लम्स है जियोपॉलिटिकल वाली। इस तरह की सिचुएशन पनामा कैनल में नहीं है। ऑलराइट, और पनामा कैनल के बारे में एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये अटलांटिक ओशन को अपने इसके साथ जोड़ता है, पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है पनामा कैनल। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी तो आएगा ही। ज्योग्राफी का तो सब्जेक्ट है ही, पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके जहां पर आती है, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट है। जो ये पिंक जो लाइन्स है, दीज आर द मेजर प्राइमरी चोक पॉइंट्स, और जो येलो है दीज आर सेकेंडरी। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दे आर हैविंग द सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये कुछ ओवरव्यू था। अब हम लोग इनके डिटेल के बारे में इसके अंदर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो चोक पॉइंट्स के नाम लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पनामा कैनल, सुएज कैनल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंडब, तुर्किश स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है ये वाली, और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो हमने पढ़ी है। तो ये सारी की सारी जो चोक पॉइंट्स हैं, ये सारे इनके ये जो डायग्राम है आप आराम से इसको देख लीजिएगा बाद में, कि जैसे फ्लड एंड ड्रॉट, जहां मतलब फ्लड और ड्रॉट्स, अकाल और जो फ्लड्स के कारण कौन रिस्क जो है, इसमें रिस्क दिया गया है बेसिकली। तो पनामा कैनल में और कुछ नहीं है, बट वहां पर फ्लड और ड्रॉट्स के कारण पनामा कैनल का जो प्रोसीजर होता है वो रुक जाता है, ठीक है। फिर है स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स आते हैं सुएज कैनल और टर्किश स्ट्रेट के अंदर, फ्लड होने के कारण क्या हो जाता है, जो ये ट्रेड रुक जाता है। तो बेसिकली पूरा आपके सामने एक डायग्राम है, तो आप इसमें देख सकते हो कि किन किन चीजों के कारण जो है स्ट्रेट्स, ये जो चोक पॉइंट्स होते हैं ये रुक सकते हैं, इनमें ट्रेड रुक सकता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको अपने आईएफएस के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो आप इसको जाकर आराम से रीड आउट कीजिएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा ना, इससे ये पता चलेगा कि कौन सा जो चोक पॉइंट है ये कौन सी वल्नरेबिलिटी है, किस किस कारण वो प्रॉब्लम में है। आगे बढ़ने से पहले पेपर 1 जो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस के हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। तो सेट या नेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये और भी ज्यादा डिटेल में बैचेस में पढ़ाए जाते हैं आपको, तो इससे अब यूट्यूब लाइव पर आते हैं, बहुत मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब आप बैचेस में जाते हैं तो डिटेल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक जो मार्क्स में बढ़ोतरी होती है बेसिकली, ओके। इसके साथ ही साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो बैचेस हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं 4 सितंबर से। कौन से सब्जेक्ट? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, इन सब्जेक्ट के बैचेस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी अक्टूबर के अंदर एग्जाम होना था, बट अभी कोई कुछ अभी अता पता ही नहीं है, तो बेसिकली यू आर हैविंग टाइम, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो भी कर सकता है। चलिए ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट था अपना वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है बेसिकली। ठीक है, ये किसके द्वारा कंट्रोल, अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट, अब ध्यान देना सेशन के अंदर। देखो सबसे पहला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ईरान के द्वारा। ठीक है, और ये जो हॉर्मुज की जो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट मतलब ये एक पतली सी वाटर बॉडी जो कि दो लार्जर वाटर बॉडी को जोड़ती है, ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ ओमान कहां है, ये अरेबियन सी का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यहां पर दुनिया का आपको बताया कि ज्यादातर 25% से भी ज्यादा जो ऑयल की ट्रेडिंग होती है, सप्लाई होती है, इस वेन के थ्रू होती है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती है। ठीक है, अब आप सोचिए ईरान और अमेरिका में बनती नहीं है, तो अमेरिका का एक्सेस ईरान रोक सकता है यहां पर, इस तरह से। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिकॉज इट इज हैविंग जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। ओके, चलिए कितना, ये जस्ट फॉर द, दिस इज जस्ट फॉर द फैक्ट, ये आपके लिए फैक्ट के लिए है। इसको पढ़ लीजिए। हिस्टोरिकली it is also been a site of regional conflict. For instance, tankers and commercial ships were attacked in that area during the Iran-Iraq war in 1980s. 1980s में क्या हुआ था स्टूडेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप्स जा रही थी, टैंकर्स जा रहे थे, उनको अटैक किया गया ईरान के द्वारा। ठीक है, तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, तब ईरान के द्वारा कंट्रोल्ड है, ईरान ने यहाँ पर जो भी टैंकर आया, कमर्शियल शिप्स हैं, उनको अटैक कर दिया, इससे वो ट्रेड रुक गया। फिर अपनी सेकंड है बल्ब अल मंडब स्ट्रेट। ये स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है स्टूडेंट्स, मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी है बेसिकली, रेड सी के बाद में मेडिटेरियन सी आता है, और गल्फ ऑफ एडन के बाद में इधर आता है अरेबियन सी, इंडियन ओशन बेसिकली। तो इंडियन ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है, उसका जो चोक पॉइंट है, इसे कहा जाता है बब अल मंडब स्ट्रेट। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वो अपने पायरेट अटैक्स के लिए जानी जाती है, मलक्का जो अपने सिंगापुर और मलेशिया के बीच में है। वैसे ही बब अल मंडब जो है वो भी पायरेसी के लिए जानी जाती है। यहाँ पर खूब सारे पायरेट्स होते हैं, जैसे सोमालिया के पायरेट्स सुने आप लोगों ने, तो ये सब सोमालिया, तंजानिया, इथियोपिया, सारे कंट्रीज यही हैं। ऐसा क्यों होता है, वाई दे आर अटैकिंग, बिकॉज ऑफ वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, प्लस द यूथ इज अनएम्प्लॉयड। ओके, तो इसकी वजह से उनके पास कोई और काम नहीं, तो वो यही काम करते हैं कि जो भी शिप्स आती हैं, इनको किडनैप करके उनको रैंसम फिर मांगते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, फिर वहां हम छोड़ेंगे आपको। तो बेसिकली ये, ठीक है। चलिए, क्या हुआ था अभी न्यूज में भी आया कि 2020 के अंदर एक यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का केमिकल टैंकर यमन की कोस्ट पर, ये है ना यमन, तो यमन की कोस्ट पर अटैक किया गया था यूके के एक केमिकल टैंकर के ऊपर। ठीक है, ये उस साल में 2020 के अंदर 9वां अटैक था इस रीजन के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा पायरेसी होती है यहाँ पर, और उनको ये नहीं पता ना कि इसके अंदर है क्या। सपोज करो वो सिंक हो गया, तो केमिकल जब इसके अंदर सी में जाएगा तो ओशन पॉल्यूशन होगा, तो बेसिकली उनकी ही कोस्ट खराब होगी, बट दे डोंट नो अबाउट इट, बस उनको मतलब नहीं। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख रहे हो कि जिबूती लिखा हुआ है ना, तंजानिया एक मतलब देश है, उसकी राजधानी है जिबूती। तो यहां पर चाइना ने अपना स्ट्रॉन्ग एक प्रेजेंस बना रखा है तंजानिया के अंदर, डेट ट्रैप में फंसा लिया उनको, और फिर जब तंजानिया उसको रीपे नहीं कर पाया, तो फिर बाद में वहां पर उन्होंने अपनी जमीन ले ली कि हमें इतने साल की लीज पर एक मिलिट्री एयरबेस चाहिए। तो चाइना का पहला फॉरेन मिलिट्री बेस कहां है, जिबूती के अंदर है, तंजानिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आती है अपनी पनामा कैनल। पनामा कैनल पनामा कंट्री के पास में वहीं मौजूद है। ये आपके सामने पनामा कैनल की एक फोटो है। तो इस तरह से कैनल्स होती है स्टूडेंट्स। ठीक है,
और आपको आगे एक बोट दिख रही है, ये इसको खींच रही है, इसको बड़ी जो शिप होती है इसको खींच रही है, और ये बहुत ही बड़े ऐसे मतलब बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर होता है ना, दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ना कोई वो नहीं है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, वो जो दो वाटर बॉडीज होगी, जैसे पनामा कैनल की बात करें तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है ना। अटलांटिक ओशन तो उसके अंदर तो क्या बोलते हैं, ये कैरिबियन सी है, ठीक है, और अपने पैसिफिक ओशन में अपनी पनामा बे है, पनामा गल्फ है, तो उससे जब जुड़ती है तो उनका जो वाटर का जो लेवल होता है वो आपको पता है सेम नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर पानी भरकर इसको उठाया जाता है और फिर बाद में आगे ले जाया जाता है, या फिर अगर वहां पर पानी ज्यादा था तो यहां पर पानी को नीचे किया जाता है, जिससे कि जहां ये वाटर बॉडी, जहां ये शिप जाने वाली है उसके लेवल में आ जाए, बराबर में आ जाए। तो एक शिप को ऊपर नीचे करने में बहुत सारा पानी है, वो मतलब इसको वो फिल करते हैं वापस निकालते हैं, फिल करते हैं वापस निकालते हैं, ठीक है, ऐसे ये पनामा कैनल। तो ये अब सपोज करो इसी को रोक दे, इस कैनल को ब्लॉक कर दे, तो फिर शिप आ जा नहीं पाएगी, ट्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखो पनामा कैनल है हमारी, जूम करके दिखाता हूं। तो दिस इज अवर पैसिफिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन ऊपर वाला, कैरिबियन सी। तो अटलांटिक ओशन को इससे ये जोड़ती है पनामा कंट्री। अब यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पनामा कैनल, व्हाई, बिकॉज यूएसए 8000 नॉटिकल मील्स, अगर ये नहीं होती तो अगर यूएसए को घूमकर आना पड़ता, पैसिफिक से अटलांटिक में जाना होगा तो उसको 8000 नॉटिकल मील्स ट्रेवल करना होगा एक्स्ट्रा। अब आप सोचो इसके अंदर टाइम भी लगेगा और मनी भी लगेगी, इसलिए इस कैनल को यूज करके जो भी अमेरिका ट्रेड करता है वो 21 दिन से भी कम का हो गया है जब से बनी है तब से। तो 21 डेज तो बहुत ज्यादा होते। ये एक डेटा दे रखा है कि 2.9 बिलियन जो डॉलर से जनरेट किए हैं पनामा ने। तो पनामा का जो मेन इनकम है ना वो है ही ये चीज, ठीक है। फिर आती है अपनी इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट आता है, सुएज कैनल। क्या आता है? सुएज कैनल आता है। अब देखो आपके सामने ये इंडियन ओशन है, ये आ गया अपना बलबल मंडप, ठीक है, स्ट्रेट। ये देखो मैं दिखा रहा था ना आपको, ये इसका ही जूम व्यू है, ये देखिए इसका, ये है ना, इसी का ही एक बड़ा रूप दिखाया गया है आगे। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन है जो कि इंडियन ओशन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर यहां पर आ जाता है अपना बलबल मंडप, फिर रेड सी आ जाती है, फिर सुएज कैनल आ जाती है और फिर मेडिटेरियन सी आ जाता है। तो बेसिकली मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ने का काम करती है सुएज कैनल, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कह सकते हो। ठीक है, बल्ब मंडप सॉरी, हॉर्मुज तो ये है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? वो ये वाली ऊपर वाली, ये, और दिस इज पर्शियन गल्फ। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया यहां तक? सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। और अपने जो भी तैयारी कर रहा है उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द जीके ऑल्सो, जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है कि कैसे कैसे कहां पर अपनी लोकेशंस हैं, जियोग्राफी तो अच्छी लगती है, तो इसलिए आप उनको भी साथ भी शेयर कर सकते, जैसे वो तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सभी लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। और आप भी रेगुलरली 10 बजे क्लास होती है, आप जरूर जुड़िएगा। ये जो सीरीज चल रही है, इसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी, और आप सर्च भी करेंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, अब ओशनोग्राफी चल रही है, तो इस तरह से पूरे हम लोग जो भी यूनिट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो इसमें कवर करें। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी आ गई सुएज कैनल। देखो अपने इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया पहले जब ट्रेवल, बताया था मैंने आपको, जब अगर उसको लंदन जाना होता था तो 19,800 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना होता। ठीक है, अब सुएज कैनल होने के कारण उसकी जो लेंथ, जो रिडक्शन हो गया वो हो गया 11,600 मीटर। समझ रहे हो?
लगभग 8,000 किलोमीटर की कमी आई है सुएज कैनल से। तो इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा हमारे इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को ही पूरे अपने इधर से साउथ अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ता है ना, बहुत टाइम लग जाता था, ऑस्ट्रेलिया को इसको जोड़ना होता था। अब क्या हो रहा है, सारे लोग, एवरीवन इज यूजिंग सुएज कैनल, ठीक है। टू 2019 का डेटा है अपने पास कि 19,000 वेसल्स, जो आपको मैंने दिखाया था ना पनामा कैनल में जो शिप खड़ी थी, उसको उनको वेसल्स बोलते हैं। तो ऐसी वेसल्स और 1 बिलियन टन ऑफ कार्गो, जो कार्गो है वो ट्रेवल किया था सुएज कैनल से। तो इसलिए देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में ये देखो, मैं जो आपको बता रहा था कि सुएज कैनल के अंदर वो ये ताइवान का एक वेसल है, ये क्या हुआ, क्या थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, तो इसने पूरी सुएज कैनल को ही ब्लॉक कर दी, और यहां जो सुएज कैनल थी इसको इसने थोड़ा सा डैमेज भी कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दूसरी शिप कहां से आएगी, बहुत दिन तक ये प्रॉब्लम क्रिएट रही। इसका पीडीएफ चाहिए सेशन का, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए IFS का, वहां पर आप जियोग्राफी सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सीरीज दिखेगी, भूमि बोध सीरीज। इस सीरीज को आप जैसे ही टच करेंगे तो वहां पर सेशन भी मिलेगा, ये जो सेशन है वो भी वहां पर अपडेट है, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको इस सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप ये तीनों चीजें कर लेंगे तो उसके बाद में आपको जो अपने चौक पॉइंट्स हैं इनको याद रखने की मतलब एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, प्लस आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, है ना। चलिए, आप यहां से भी स्कैन कर सकते हो, अपना सीधा फोन से स्कैन करके और सीधा डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन अगर आपके पास एप्पल यूज कर रहे हो तो आप आई स्टोर पे जाके अपने डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, विंडोज पे भी अवेलेबल है, तीनों प्लेटफॉर्म्स पर। मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन का यूज नहीं कर रहे हो तो आप वेबसाइट पर भी जाकर इसको वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट इज ifsonline.com, ठीक है, ifsonline.com। चलिए, फिर आती है स्टूडेंट्स अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का। कौन सी आती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का आती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन से देशों के बीच में है, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। और ये देखो, ये भी पूरा यहां से स्टार्ट होती है स्ट्रेट, और ये देखो एक पॉइंट पे इतनी ज्यादा ये पतली हो जाती है, कुछ किलोमीटर दूर, कुछ किलोमीटर ही चौड़ी है, आप समझ रहे हो। इसलिए अब ये सपोज करो यहां किसी ने रोक दिया तो ये ट्रेड पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ही जो अपना जापान, कोरिया, चाइना इसी स्ट्रेट का यूज करके और अपने इंडियन ओशन के अंदर आते हैं, इंडियन ओशन में आकर, है ना, अफ्रीका और अपने मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते हैं। ओके फाइन। सिर्फ 1.5 नॉटिकल मील, मतलब ऐसे मान लो कि बहुत ही कम। ये देखिए ना, आप इसको आप देखेंगे थोड़ा जूम करके तो वो यहाँ पर ऐसे लगेगा कि जगह कहाँ है, आपको ऐसा लगेगा कि वेयर इज द, निकलती कहाँ से शिप कहाँ से निकलती होगी। तो एक छोटा सा पॉइंट है, स्मॉलेस्ट पॉइंट, ये भी पॉइंट है, यहाँ पर तो चौड़ा है ऊपर की तरफ, बट यहां पर आते आते जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो एकदम पतली हो जाती है, ठीक है। एक देखो पॉइंट आ गया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स नैरोएस्ट चोक पॉइंट, पूरी सबसे नैरो नहीं है बट वन ऑफ द नैरोएस्ट पॉइंट है। तो बेसिकली हमको याद क्या रखना है कि कौन सी कंट्रीज के बीच में है। ओके, ये देखो दिख रहा है, इस तरह से इसका ये रूट है। मैपिंग हमें जाननी जरूरी है, जैसे कि हमें पता लगे कि कहां से कहां पर इंडोनेशिया है, कहां पे मलेशिया है। तो बेसिकली देखो इंडोनेशिया भी एक्सेस कर सकता है, मलेशिया, सिंगापुर, तीनों। ये अपने नोट्स पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि बब अल मंडब के बाद में सेकंड नंबर पर है पायरेसी में। यहां पर खूब सारी 30 पायरेसी के इंसिडेंट तो 2019 में रिकॉर्ड किए गए थे और एक कमी नहीं आई है इसके अंदर। फिर अपनी आती है स्टूडेंट्स तुर्किश, ये अपने इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ सेकेंडरी जो और सारी जो इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स हैं इनके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट वन इज तुर्किश स्ट्रेट।
कहां पर मौजूद है? देखो ये अपने तुर्की पे के पास है, स्टेट ऑफ इस्तांबुल, स्टेट ऑफ कनकेले। तो अगर आपसे पूछ ले कि सी ऑफ मारमरा और एजियन सी को जोड़ने वाली स्ट्रेट कौन सी है, वो ये है, ये वाली, और ये है इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ब्लैक सी और सी ऑफ मारमरा को जोड़ने वाली स्टेट ऑफ इस्तांबुल, और यहीं पर यही है एक तरह से तुर्किश स्ट्रेट, ठीक है ना। इसकी पूरी जो है वो तुर्किश स्ट्रेट से ही जानी जाती है। फिर आती है अपनी डोवर स्ट्रेट। ये जो चोक पॉइंट है, ये देखो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये है, दिख रहा है आपको। और उसके बाद में इंग्लिश चैनल चालू हो जाता है। तो बेसिकली नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में जो चोक पॉइंट है उसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये आपको याद रखना है। ओके, हेलो सिंह साहब, वेलकम टू द क्लास। फिर अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये जो स्टेट है स्टूडेंट, वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। बड़े ही दो कॉन्टिनेंट्स के बीच वाली स्टेट है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक जो सी को जोड़ने वाली और यूरोप और अफ्रीका के बीच में बाउंड्री बनाने वाली ये स्ट्रेट है। और ये इंपॉर्टेंट यहां पर ट्रेड पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों कंटिनेंट्स यहां पर मौजूद है। फिर स्टूडेंट एक टर्म आती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या होती है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? क्या होता है? और आयरन कर्टेन क्या होता है? देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है चाइना के द्वारा, क्योंकि आपको पता है चाइना एक तरह से ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, यहां से चाइना या स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आता है, इंडियन ओशन में आता है, और फिर ये मिडल ईस्ट कंट्रीज में अपना ट्रेड करता है। इस तरह से करता है, ठीक है, क्योंकि जमीन से तो वो कर नहीं सकता, यहां से वो करता है इस तरह से। तो यहां पर वो पता स्टूडेंट, यहां पर इंडिया प्रेजेंट है। अब इंडिया और चाइना की तो वैसे ही नहीं बनती, आपको पता है। वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द बाउंड्रीज। हमारे अरुणाचल प्रदेश को वो क्लेम करते हैं चाइना, अक्साई चिन को क्लेम करते हैं, और हम काउंटर क्लेम करते हैं हमारे ही ऑब्वियसली। तो अब चाइना क्या करता है ना कि चाइना यहां पर आकर अपने इंडियन ओशन के अंदर भी भारत को घेरना चाहता है। कैसे घेरेगा वो? क्योंकि उसका ये इंपॉर्टेंट सी रूट, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना स्टूडेंट आपको, ये जो ब्लू लाइन है, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट ट्रेड सी रूट फॉर चाइना। ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इंडिया मौजूद है, अगर हम लोग इसको यहां रोक दें, सपोज कीजिए अगर हम यहीं रोक दें, अपना अंडमान निकोबार यहां पर मौजूद है, अंडमान सी को हम यहीं रोक दें, तो आगे चाइना नहीं जा पाएगा। चाइना को पता है कि आगे वॉर हो सकता है, तो इंडिया कैन ब्लॉक दिस रूट। इंडिया इस रूट को ब्लॉक कर सकता है, इससे उसका एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम से एक स्ट्रेटजी लेकर आए। वो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो बड़ी ही चतुराई से, ये जो पिंक लाइन दिख रही है आपको, इट इज ग्वाडर पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर बना रहा है वो। हम्बनतोता श्रीलंका से ले लिया, चित्तागोंग बांग्लादेश से ले लिया, और सिटवी ये पोर्ट है वो म्यांमार से ले लिया। अब आप सोचो, अगर इन चारों पर चाइना का प्रेजेंस रहेगा तो हमें वो इंडिया को काउंटर कर सकता है। समझ रहे हो? ये देखो ना, यहां पर आने ही नहीं दे रहा, वो यहीं पर रोक लेगा हम लोगों को। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हमारे गले में एक माला टाइप की बना दी उसने, मतलब ट्राई कर रहा है वो। तो इसलिए इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पिंक लाइन से भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इसका ये जो ट्रेड सी रूट है ये ऐसा का ऐसा इंटैक्ट रहेगा। आई बात समझ में? अब इंडिया ने क्या इसका रेस्पॉन्स में दिया कि भाई अब इंडिया को पता है ना कि अगर ऐसा हो गया, और अपने पता है अपने नेबर्स के साथ में वैसे भी नहीं बन रही है, अभी रिसेंट की जो डिकेड है बड़े ही प्रॉब्लमेटिक हुए हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे बातचीत बंद है, श्रीलंका भी इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है चाइना से, बिकॉज वो उसको मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है। म्यांमार के अंदर जो अभी आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है, तो वो भी क्या है, वो चाइना इंक्लाइंड है, वो भी चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। और बांग्लादेश थोड़ा सा अभी भी न्यूट्रल है, पर हमारे उसके साथ जो इमिग्रेंट है, बांग्लादेशी इमिग्रेंट की वजह से जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हम लोग वापस भेजना चाह रहे हैं, बांग्लादेश ले नहीं रहा, तो उसकी वजह से बांग्लादेश के साथ भी नहीं बन रही है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम का मतलब भारत और उसके नेबर्स के साथ में जो भी उसके अभी, और नेपाल के साथ भी है, नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहे हैं अभी, ठीक है।
तो बेसिकली चाइना अपनी जो एनिमिटी है, मतलब हम लोगों के जब इनके साथ नहीं बन रही, तो वो नहीं होता कि दुश्मन का दुश्मन वो दोस्त होता है, इस स्टाइल का काम हो गया कि चाइना इज मेकिंग फ्रेंड्स विद बांग्लादेश, म्यांमार, ओके, पाकिस्तान तो है ही, और श्रीलंका, जिससे कि हमको वो यही रोक दे। अब इसके काउंटर में इंडिया ने स्टार्ट किया आयरन कर्टेन, क्योंकि ये है अपनी चाइना की ऑयल सप्लाई। इसको हम लोग उसको अगर उसको इसको हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया तो फिर चाइना है वो बड़े ही बैकफुट पे आ जाएगा। इंडिया ने क्या किया स्टूडेंट, इंडिया ने सबसे पहले तो ये देखो ग्वाडर, हम्बनतोता, चिट्टागोंग, इस तरह से। अब हम लोगों ने इसको काउंटर करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने सेशल्स जो आइलैंड है उसके साथ में संधि की, मेडागास्कर के साथ की, और मॉरिशस के साथ में की कि तुम यहां आओगे तो हम तुम्हारे पीछे मौजूद है, यहां पर मौजूद रहेंगे। और डियागो गार्सिया, ये हमारी ब्रिटिश टेरिटरी के साथ में हम लोग तो ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार को, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार आइलैंड की, इस यहां पर हम हमारा जो नेवल है, ठीक है ना, नेवी को यहां पर हम लोग मजबूत कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग इस स्ट्रिंग, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग से बाहर की तरफ निकल आएंगे। पोर्ट ब्लेयर हमारे लिए अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत जरूरी हो गया रिसेंट ईयर में, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आएगा वैसे हम उसको रोक देंगे, और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। प्लस एक काउंटर में क्या किया हम लोगों ने, ईरान के अंदर भी पोर्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ईरान में पोर्ट बन जाएगा तो इस तरह से हम लोग भी इसको काउंटर कर पाएंगे। इस तरह से अगर हम लोग इन डॉट्स को कनेक्ट करें, ग्वाडर के एकदम पास में अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो इस तरह से डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी हमारी। तो द रेड वन इज पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, हमारी जो आयरन कर्टेन है वो क्या है, वो ये है। तो बेसिकली इसको काउंटर करने के लिए हमने ये बना दिया, ठीक है। इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। हम चाइना को काउंटर करने के लिए एक इस तरह से पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स के काउंटर में नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अपनाई। इसमें क्या किया है, जो ईरान में जो पोर्ट बना रहे उसका क्या नाम है स्टूडेंट, चाहबार पोर्ट। क्या है, चाहबार पोर्ट। तो हम लोग ओमान के साथ में, चाहबार ईरान के अंदर, सेशल्स, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान और मंगोलिया, इन सब के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग चाइना को पूरी तरह से घेर सकें चारों तरफ, ठीक है। ये है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। अब चाइना की जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग वाली स्ट्रेटेजी, उसमें कौन कौन साथ दे रहा है, उसके जो रेड कलर्ड कंट्रीज है वो उसका साथ दे रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना खुद है ही, ठीक है। और हमारा कौन साथ दे रहा है, चाइना को सपोर्ट करने वाले रीजन्स ये ग्रीन के अंदर है। दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज, इंफॉर्मेशन के लिए बस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या पूछा जा सकता है आपको, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आयरन कर्टेन क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जीके पर्पज से भी, ठीक है ना, और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काम आते हैं। प्लस हमारे जो ज्योग्राफी के अंदर जियोपॉलिटिक्स आती है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सिंगापुर के साथ में, ये जस्ट आपको लिए इतना सारा मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपके लिए नोट्स पर्पज के लिए मैंने लिखा है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। 2018 के अंदर हम लोगों ने सिंगापुर के साथ एग्रीमेंट किया था, ओके। हम लोगों को सिंगापुर के पास जो बेसेस हैं वो इंडियन नेवी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, मतलब हम वहां पर जा सकते हैं, ओके। हम क्यों इस सिंगापुर के साथ में किए, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर चांगी ये दिख रहा है आपको, सिंगापुर। तो हम लोग यहां पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जैसे अगर हम लोग ने सिंगापुर के अंदर से चले गए तो हमको साउथ चाइना सी का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है इंडोनेशिया का पोर्ट। यहां से क्या करता है ना, यहां चाइना अपने जो है अपने जो वेसल्स होते हैं चाइना, यहां से होकर गुजरते हैं चाइना के। तो हम अगर इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया है तो हमारी भी वहां पर प्रेजेंस हो जाएगी चाइना के साथ साथ, ठीक है।
सेकंड अपनी है ओमान। 2018 के अंदर हम लोगों को मिलिट्री एक्सेस मिल गया था इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। और जो डकम जो पोर्ट है वो ओमान का पोर्ट है। इसमें दिस पोर्ट फैसिलिटेट्स इंडियाज क्रूड इंपोर्ट्स फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। ये पोर्ट हम लोगों ने क्या किया, डील की है ओमान के साथ में कि यहां पर हमारा प्रेजेंस रहेगा और जो हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं पर्शियन गल्फ के अंदर से, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, ठीक है। 2015 में सेशल्स जो कंट्री है, ये देखो सेशल्स कंट्री है, दिख रहा है आपको, ये देखिए सेशल्स जो कंट्री है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया है कि हमारा नेवल बेस बनेगा वहां पर, ठीक है। चलो, और लास्ट अपना चाहबार पोर्ट अपना फ्लैगशिप पोर्ट है। 2016 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो साइन किया था इस पोर्ट को बनाने के लिए। ये अपना जो ग्वाडर पोर्ट है जो कि चाइना बना रहा है, उसके काउंटर में हम लोग ईरान के अंदर चाहबार पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है कि ईरान और यूएसए की नहीं बनती है, तो हम लोगों के बीच बीच में ये जो काम है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। 2016 में चालू हुआ है, अभी तक भी पूरा नहीं हो रहा है। ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है बार बार रीस्टार्ट करता रहता है, तो वो थोड़ी सी क्या कि सैंक्शन लग जाते हैं यूएसए की तरफ से। अब यूएसए अपने एलाइज को, कंट्रीज को, साथ वालों को कहता है कि भाई आप ट्रेड नहीं करोगे उनके साथ में, कुछ करोगे नहीं, तो इंडिया के साथ में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि हम लोग करें क्या। उधर अगर यूएसए की बात नहीं मानेंगे तो यूएसए से रिश्ते खराब होंगे, ईरान से अगर हम लोग यूएसए की बात मानेंगे तो ईरान से रिश्ते होंगे, तो बड़े ही डिप्लोमेटिक एक कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो ये है अपनी डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। तो आई होप यू लाइक द सेशन, आपको समझ में आ गया कि चोक पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो ये सारे के सारे एक कंट्री दूसरे कंट्री को चोक करने के लिए, उसका ट्रेड सी रूट रोकने के लिए, ये सारे के सारे जो मैंने बताए थे ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सी रूट्स, ओके। तो आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन आप जरूर लाइक कीजिए, जैसे आप लाइव देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, जब भी देखो तो इस सेशन को आप जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है ना। तो कल भी 10 बजे सेम टाइम पर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, आप भी जुड़ जाइएगा और कल हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज भी 3-4 तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ लिए, बट इसके अलावा जैसे पाक स्ट्रेट हो गया, बहुत सारी स्ट्रेट्स होती हैं। स्ट्रेट मतलब दो लार्जर बॉडी को जोड़ने वाली एक बॉडी होती है बीच में पतली, उसको उनको दुनिया में जितनी भी है उसको हम लोग इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेट्स है उनके बारे में जानकारी देंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे आपको ज्ञान भी होगा कि कौन सी कंट्री दुनिया के नक्शे में कहाँ मौजूद है, ठीक है। चलिए, तो सी यू टुमारो विद द न्यू सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।